नमस्कार। आज हम इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े कुछ जरूरी नोट्स पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये नोट्स हमें भारत के संवैधानिक सफर पर ले जाते हैं। मतलब कैसे अंग्रेजों के जमाने के कानूनों से लेकर आज का संविधान बना, ये पूरी कहानी। बिल्कुल। और हम कोशिश करेंगे कि इन नोट्स से जो सबसे काम की बातें हैं उन्हें आसान भाषा में समझें। ये उन सबके लिए बढ़िया रहेगा जो भारतीय शासन को समझना चाहते हैं और खास तौर पर जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर शुरू करें। चलिए, सबसे पहले चलते हैं उस दौर में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। देखते हैं वो कौन से एक्ट्स थे जिन्होंने नींव रखी। सबसे पहला नाम आता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का। ये क्या था और क्यों जरूरी था ये? देखिए, ये ब्रिटिश सरकार की तरफ से पहला बड़ा कदम था कंपनी के मामलों में दखल देने का। कंपनी यहाँ काफी पावरफुल हो गई थी, पर उसके कामकाज में बहुत गड़बड़ियां थी। तो इस एक्ट से बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले थे और उनकी मदद के लिए एक काउंसिल भी बनी। और हाँ, 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट भी बना। सर एलाइजा इम्पे उसके पहले चीफ जस्टिस थे। अच्छा, मतलब कंट्रोल बढ़ाने की एक कोशिश। फिर आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें वो दोहरी सरकार वाली बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है। हाँ, ये थोड़ा पेचीदा था। इसमें क्या हुआ कि कंपनी के राजनीतिक काम और व्यापारिक काम दोनों को अलग कर दिया। पॉलिटिकल मैटर्स के लिए बना बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो ब्रिटिश सरकार का था, और कमर्शियल अफेयर्स के लिए कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब पावर बांट दी, पर असल कंट्रोल तो लंदन में ही था। इसके बाद तो कई सारे चार्टर एक्ट्स आए। 1813 वाला एक्ट मुझे अहम लगता है क्योंकि उसमें कंपनी की मोनोपोली खत्म हुई है ना। जी बिल्कुल। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सब में कंपनी का एकाधिकार खत्म कर दिया गया। और इसी एक्ट में पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए सालाना 1 लाख रुपए का बजट रखा गया था। हाँ, और ईसाई मिशनरियों को भी भारत आने की इजाजत मिली। अच्छा, ये छोटी बातें लगती हैं, पर असर बड़ा हुआ होगा। हाँ बिल्कुल। फिर आया 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। विलियम बेंटिक पहले थे। ये बस नाम बदला या कुछ और भी था? नहीं, ये एक बड़ा कदम था सेंट्रलाइजेशन की तरफ, पूरे भारत के लिए गवर्नर जनरल। इसी एक्ट ने स्लेवरी यानी दास प्रथा को गैर कानूनी बनाया और लॉर्ड मैकाले की चेयरमैनशिप में पहला इंडियन लॉ कमीशन भी बना, कानूनों को कोडिफाई करने के लिए। अच्छा। और कंपनी रूल का आखिरी बड़ा एक्ट 1853 का। इसमें सिविल सर्विसेज में खुली प्रतियोगिता शुरू हुई। मतलब अब इंडियंस भी हिस्सा ले सकते थे। हाँ, सिद्धांत रूप में तो यही था, पर असल में भारतीयों के लिए बहुत मुश्किलें थी। इसी के लिए फिर 1854 में मैकाले समिति बनी। इस एक्ट ने एक और काम किया, गवर्नर जनरल की काउंसिल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काम अलग अलग कर दिए। एक तरह से छोटी संसद जैसी शुरुआत। और फिर हुआ 1857 का विद्रोह। उसने तो सब बदल दिया। अब शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट भी कहा गया। क्या वाकई गुड गवर्नमेंट आई? देखिए, नाम तो अच्छा था, पर असली मकसद था कंट्रोल को और मजबूत करना। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वाइसराय कर दिया गया। वो सीधे क्राउन के प्रतिनिधि थे। लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसराय बने। पिट्स इंडिया एक्ट वाली दोहरी सरकार खत्म। एक नया ऑफिस बना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था और लंदन से भारत पर शासन देखता था। उसकी मदद के लिए 15 मेंबर की काउंसिल ऑफ इंडिया भी बनी। मतलब पूरा कंट्रोल लंदन। इसके बाद कुछ सुधारों की बात होती है। 1909 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ये सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से काफी विवादास्पद रहा है। जी हाँ, मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, मिंटो वाइसरॉय। इस सुधार ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाए। मतलब सिर्फ मुस्लिम वोटर ही मुस्लिम उम्मीदवार को वोट दे सकते थे। अच्छा। आलोचक कहते हैं कि यहीं से सांप्रदायिकता की राजनीति को बल मिला। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहते हैं। हालांकि इसी सुधार में पहली बार किसी भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लॉ मेंबर के तौर पर शामिल किया गया। ठीक है। फिर 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसने प्रांतों में डायरकी यानी द्वैध शासन शुरू किया। ये क्या सिस्टम था? क्या इससे भारतीयों को पावर मिली? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वाइसराय द्वैध शासन में
प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को 2 हिस्सों में बांटा गया, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स जैसे फाइनेंस, पुलिस, वो गवर्नर के पास रहे जो ब्रिटिश थे। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ, वो इंडियन मिनिस्टर्स को दिए गए। लेकिन पैसा तो गवर्नर के पास। बिल्कुल, फाइनेंस गवर्नर के कंट्रोल में था, तो असली पावर तो उन्हीं के पास रही। ये एक तरह से पावर देने का दिखावा ज्यादा था। हाँ। इसी एक्ट ने सेपरेट इलेक्टोरेट का दायरा सिखों, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस तक बढ़ा दिया और पहली बार महिलाओं को, हालांकि बहुत सीमित अधिकार थे, वोट देने का हक मिला। और 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन भी इसी के तहत बना। और फिर आता है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसे तो हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। इसमें क्या खास था? हाँ, ये बहुत ही लंबा चौड़ा और डिटेल्ड एक्ट था। इसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें ब्रिटिश प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स शामिल हों। हालांकि रियासतें तैयार नहीं हुई, तो ये फेडरेशन कभी बन नहीं पाया। लेकिन प्रांतों को स्वायत्तता मिली। जी, सबसे बड़ी बात यही थी। प्रांतों में डायकी खत्म करके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई। प्रांतीय सरकारें ज्यादा पावरफुल हुईं, लेकिन मजे की बात, केंद्र में डायकी लागू कर दी गई। अच्छा। दलित वर्गों, महिलाओं, मजदूरों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का इंतजाम किया गया। इसी एक्ट के तहत आरबीआई बना 1935 में, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। और 1937 में एक फेडरल कोर्ट भी स्थापित हुआ। और बर्मा को अलग कर दिया गया। हाँ, बर्मा अब म्यांमार को भारत से इसी एक्ट के तहत अलग किया गया। तो ये तो था ब्रिटिश कानूनों का सफर। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर, हमारे अपने संविधान के बनने की कहानी पर। इसकी मांग कैसे उठी? देखिए, संविधान सभा का आइडिया सबसे पहले 1934 में एमएन रॉय ने दिया था। फिर कांग्रेस ने इसे ऑफिशियल मांग बना लिया। ब्रिटिश सरकार ने 1940 के अगस्त ऑफर और 1942 के क्रिप्स मिशन में इसे माना, तो पर उनकी शर्तें ऐसी थीं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही रिजेक्ट कर दिया। तो फिर आखिर में बात कैसे बनी? 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा बनी। ऐसा क्या था इस योजना में? कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को सीधे सीधे खारिज कर दिया। उन्होंने एक ऐसी योजना दी जिसमें प्रांतों को काफी आजादी मिलती और सेंटर थोड़ा कमजोर रहता। इससे मुस्लिम लीग को भी लगा कि शायद उनके हित सुरक्षित रहेंगे और कांग्रेस को भी लगा कि देश की एकता बनी रह सकती है। इसी प्लान के तहत फिर इलेक्शन हुए और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो सबसे सीनियर मेंबर थे, उन्हें टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुना गया। लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका बायकॉट किया। वो अलग पाकिस्तान पर अड़े थे। फिर 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट चुने गए और एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी वाइस प्रेसिडेंट बने। और 13 दिसंबर को नेहरू जी का वो मशहूर ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, इसका क्या महत्व था? ये एक तरह से संविधान का विजन डॉक्यूमेंट था। इसमें बताया गया कि भारत कैसा देश बनेगा, एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक, जहां सभी नागरिकों को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी मिलेगी, माइनॉरिटीज, पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा होगी। यही रेजोल्यूशन बाद में थोड़ा मॉडिफाई होकर हमारे संविधान का प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना बना। इसे असेंबली ने 22 जनवरी 1947 को अपना लिया था। लेकिन फिर देश का बंटवारा तो हो ही गया 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के बाद। हाँ, बंटवारे के बाद मुस्लिम लीग के जो सदस्य पाकिस्तान वाले इलाकों से थे वो चले गए, तो असेंबली की सदस्य संख्या कम हो गई। हाँ। अब यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आजाद भारत की पहली पार्लियामेंट भी बन गई। मतलब ये संविधान भी बनाती थी और देश के लिए आम कानून भी। जी, जब ये संविधान सभा के तौर पर मिलती थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष होते थे, और जब लेजिस्लेटिव बॉडी यानी विधायिका के रूप में मिलती थी तो जीवी मालवंकर स्पीकर होते थे। संविधान बनने में कितना टाइम लगा, ये आंकड़ा सब याद रखते हैं? हाँ, 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। काफी मेहनत लगी। इस दौरान कुल 11 सेशन हुए और खर्चा भी काफी हुआ, लगभग 64 लाख रुपए उस जमाने में। और इसे अपनाया कब गया, लागू कब हुआ? ये 2 तारीखें हैं, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। इनमें क्या फर्क है? देखिए, संविधान बनके तैयार हो गया और असेंबली ने उसे अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट जैसे कुछ आर्टिकल्स लागू भी हो गए। इसीलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस या लॉ डे मनाते हैं। और 26 जनवरी? पूरा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इस तारीख का ऐतिहासिक महत्व था।
1930 में इसी दिन कांग्रेस ने लाहौर सेशन के बाद पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। तो उसी ऐतिहासिक दिन को याद रखने के लिए 26 जनवरी को चुना गया रिपब्लिक डे के तौर पर। और हाँ, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए और उसी दिन नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग भी अपनाए गए। और ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, उनका रोल तो सबसे अहम माना जाता है। बिल्कुल, उन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 को बनी थी। इसमें डॉक्टर अम्बेडकर समेत 7 सदस्य थे। उन्होंने दुनिया भर के संविधानों को स्टडी किया और भारत की ज़रूरतों के हिसाब से ड्राफ्ट तैयार किया। वैसे कुछ और मजेदार फैक्ट्स भी हैं, जैसे संविधान सभा की मोहर पर हाथी का निशान था। सर B.N. राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, जिनका बहुत बड़ा योगदान था पर्दे के पीछे। अच्छा। और जो ओरिजिनल संविधान है, उसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने बहुत ही खूबसूरत इटैलिक हैंडराइटिंग में लिखा था। उसे सजाया था नंदलाल बोस और B.R. सिन्हा जैसे कलाकारों ने। वाह। अब आते हैं संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल पर। इसे संविधान की आत्मा या पहचान पत्र भी कहते हैं। ये क्या बताती है हमें? प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के लोग। यानी संविधान का सोर्स कौन है? भारत की जनता। ये भारत को कैसा देश घोषित करती है? एक सॉवरन, संप्रभु, सोशलिस्ट, समाजवादी, सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, रिपब्लिक, गणराज्य। और इसका उद्देश्य क्या है? सभी नागरिकों के लिए जस्टिस यानी न्याय, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की, इक्वालिटी समानता, स्टेटस और अवसर की, और फ्रैटर्निटी बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली। इसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी शब्द तो बाद में जोड़े गए थे ना? जी हाँ, ये 1976 में 42nd अमेंडमेंट से जोड़े गए थे। एक और बहुत जरूरी बात, केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है और इसमें अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन पार्लियामेंट संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या चीज है? ये काफी सुनने में आता है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे कहीं लिस्ट नहीं किया है, पर अलग अलग जजमेंट्स में बताया है कि इसमें क्या क्या शामिल है, जैसे संविधान की सुप्रीमेसी, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स और DPSP के बीच संतुलन। ये सब मतलब संसद संविधान को बदल सकती है, पर उसकी नींव को, उसकी बुनियाद को नहीं हिला सकती। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। हमारे संविधान पे ये भी कहा जाता है कि ये कई देशों से उधार लिया गया है, उधार का थैला है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये कहना पूरी तरह ठीक नहीं है। हाँ, हमने दुनिया भर के संविधानों से अच्छी चीजें लीं, पर उन्हें आंख बंद करके कॉपी नहीं किया। उन्हें भारत के हालात के हिसाब से ढाला। जैसे सरकार का फेडरल स्ट्रक्चर, गवर्नर का ऑफिस, ये सब काफी हद तक 1935 के एक्ट से लिया। पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटेन से। फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से। हाँ, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू अमेरिका से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आयरलैंड से, कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से, इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन जर्मनी के वाइमार संविधान से, फंडामेंटल ड्यूटीज और जस्टिस का आइडिया सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल रशिया तब सोवियत संघ से, रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी फ्रांस से, अमेंडमेंट का तरीका साउथ अफ्रीका से और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जापान से। तो ये उधार नहीं, बल्कि दुनिया भर के अनुभवों से सीखना था। चलिए अब संविधान के कुछ सबसे जरूरी हिस्सों पर फोकस करते हैं, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल ड्यूटीज। पहले मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, ये क्या है? ये संविधान के पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35 में दिए गए हैं। इन्हें मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये वो बेसिक राइट्स हैं जो हर नागरिक को मिले हैं स्टेट के खिलाफ, और ये जस्टिसेबल हैं, मतलब अगर इनका हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 या हाई कोर्ट आर्टिकल 226 जा सकते हैं।
डॉक्टर अंबेडकर ने तो आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। इनमें कौन कौन से मुख्य अधिकार आते हैं? मोटे तौर पर 6 कैटेगरी हैं। पहला, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। कानून के सामने सब बराबर, कोई भेदभाव नहीं। सरकारी नौकरियों में अफसर की समानता, छुआछूत का अंत, टाइटल्स का अंत। दूसरा, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। इसमें बोलने की आज़ादी, शांति से जमा होने, संघ बनाने, कहीं भी आने जाने, बसने, कोई भी प्रोफेशन अपनाने की आज़ादी है। इसी में अपराधों के लिए सजा से संरक्षण, जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21, जिसमें अब राइट टू एजुकेशन भी शामिल है, और गिरफ्तारी से संरक्षण भी है। अच्छा, और बाकी? तीसरा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23-24, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार, बाल मजदूरी पर रोक। चौथा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता, आर्टिकल 25-28। पांचवा, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29-30, खासकर माइनॉरिटीज के लिए। और छठा, सबसे जरूरी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, जिसके तहत कोर्ट रिट जारी कर सकता है। अब आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पर। ये क्या है और फंडामेंटल राइट्स से कैसे अलग हैं? ये पार्ट 4 आर्टिकल 36 से 51 में है। ये आयरलैंड से लिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स जहां नेगेटिव है, मतलब स्टेट को कुछ करने से रोकते हैं, वहीं डीपीएसपी पॉजिटिव है, ये स्टेट को कुछ करने के लिए कहते हैं। सबसे बड़ा फर्क ये है कि डीपीएसपी नॉन जस्टिशिएबल है, मतलब इन्हें लागू करवाने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन ये देश के शासन के लिए फंडामेंटल है। तो फिर इनका मकसद क्या है? इनका मकसद है भारत को एक वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य बनाना, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। इनमें 3 तरह के प्रिंसिपल्स हैं। सोशलिस्ट, जैसे समान काम के लिए समान वेतन, गरीबों को फ्री लीगल एड। गांधीवादी, जैसे ग्राम पंचायतों का गठन, कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा। और लिबरल इंटेलेक्चुअल, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, पर्यावरण की रक्षा, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करना, इंटरनेशनल पीस को बढ़ावा देना। और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये तो ओरिजिनल संविधान में नहीं थी? जी नहीं, इन्हें 1976 में 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया, स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर। ये पार्ट IV आर्टिकल 51A में है। ये रशिया, तब सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। शुरू में 10 थी, फिर 2002 में 86th अमेंडमेंट से 11वीं ड्यूटी जोड़ी गई। 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के अवसर देना पेरेंट्स का कर्तव्य है। ये किस पर लागू होती हैं? आना, हमारी मिलीजुली संस्कृति को संजोना, पर्यावरण की रक्षा करना, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखना, ये सब शामिल है। ठीक है। संविधान कई इंपॉर्टेंट बॉडीज की भी व्यवस्था करता है, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, जुडिशरी के अलावा और कौन से मुख्य कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं? हाँ, बहुत सी हैं जो हमारे गवर्नेंस सिस्टम को चलाती हैं, जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC, आर्टिकल 315, जो ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज के एग्जाम करवाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI, आर्टिकल 324, जो देश में फ्री और फेयर इलेक्शन करवाता है। CAG भी है? जी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG, आर्टिकल 148। जी। ये सरकार के सारे खर्चों का हिसाब किताब देखता है, ऑडिट करता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76, जो भारत सरकार के चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं। ठीक। फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280, जो सेंटर और स्टेट्स के बीच टैक्स रेवेन्यू के बंटवारे पर सिफारिश करता है। इनके अलावा नेशनल कमीशन फॉर SCs, STs, BCs, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ये सब भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। ये सब इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। हमारा संविधान स्टैटिक नहीं है, बदलता रहा है। कुछ सबसे जरूरी अमेंडमेंट्स कौन से रहे? बिल्कुल, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। सबसे पहला अमेंडमेंट 1951 ही बड़ा अहम था। इसने लैंड रिफॉर्म्स कानूनों को बचाने के लिए 9th शेड्यूल जोड़ा। 42nd अमेंडमेंट 1976 तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। इसने प्रियम्बल में शब्द जोड़े, फंडामेंटल ड्यूटीज डाली और भी बहुत सारे बदलाव किए। हाँ, इमरजेंसी के दौरान हुआ था ये। जी। फिर 44th अमेंडमेंट 1978 आया, जिसने 42वें के कुछ प्रावधानों को पलटा। इसने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट बनाया, आर्टिकल 30A, और इमरजेंसी के प्रावधानों को थोड़ा सख्त किया। और उसके बाद के दशकों में 1985 एंटी डिफेक्शन लॉ लाया, दल बदल रोकने के लिए। 1989 ने वोटिंग एज 21 से घटाकर 18 साल कर दी।
73वां और 74वां 1992 बहुत महत्वपूर्ण थे, जिन्होंने पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को मजबूती मिली। राइट टू एजुकेशन वाला कौन सा था? वो था 86वां अमेंडमेंट 2002। इसने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया, आर्टिकल 21A। और हाल के वर्षों में देखें तो 101वां 2017 जीएसटी लाया, 103वां 2019 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण लाया और 106वां 2023 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान करता है। तो ये दिखाता है कि समय के साथ कैसे इवॉल्व हुआ है। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की चर्चा भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ बुनियादी और जरूरी पहलुओं पर, जैसा कि इन नोट्स में दिया गया है। हमने देखा कि कैसे एक लंबा ऐतिहासिक सफर तय करके हमारा संविधान बना। हाँ, और कैसे इसमें नागरिकों के अधिकार, सरकार के कर्तव्य और देश चलाने वाली संस्थाओं की व्यवस्था की गई है। प्रीएम्बल से लेकर अमेंडमेंट्स तक हर चीज भारत के लोकतंत्र को समझने के लिए जरूरी है। ज्यादा एक सवाल मैं छोड़ना चाहूंगा सोचने के लिए। हमने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात की। ये सिद्धांत जो केशवानंद भारती केस से निकला, भविष्य में भारत के लोकतंत्र और शासन को किस तरह से गाइड या प्रभावित कर सकता है? क्या ये संविधान की रक्षा का एक मजबूत कवच है, या फिर ये चुनी हुई संसद की शक्ति पर एक जरूरत से ज्यादा अंकुश है? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है और इस पर लगातार बहस चलती रहती है। ये संतुलन का सवाल है। खैर, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय के साथ।